दोस्तों आज की कहानी है। देखो छोटी बहू नौकरी करती हो ये ठीक है, लेकिन घर की मान मर्यादा बनाए रखना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मंजली जरा सोटी के हाथों देख कोहनी मारते हुए पुष्पा निवास की सबसे बड़ी बहू सुधा अपनी देवरानी जया से बोली, हाँ भाभी मैं भी वही देख रही हूँ। लगता है मायके में कभी झूठे बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाया। जरा नाखून तो देखो इसके कितने लंबे लंबे। जरा जया भी बोली, मंजली ये भला क्यों बर्तन मांजेगी, सरकारी नौकरी करती है, महारानी है। माँ जी ने पता नहीं देवर जी की पसंद को कैसे सहमति दे दी, हमें तो कभी घर से निकलने भी नहीं देती। हाँ भाभी अब तो लगता है हमें ही इसकी नौकरी करनी पड़ेगी। हूँ हम क्यों भला इसकी नौकरी करेंगे। याद रखना मंजली हम इसकी जेठानियां है, बाहर भले ना सही लेकिन इस घर में हमारा ओहदा इससे बड़ा है। कहीं अपनी नाक ना कटवा देना। हाँ भाभी लेकिन माँ जी से क्या कहेंगे, ये तो सुबह सवेरे निकल जाएगी नौकरी पर, पीछे से सारा काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। ये खुसुर फुसुर जारी था। तभी सासू माँ पुष्पा देवी की कड़कती आवाज से दोनों बहुएं चुप होगी। बड़ी बहू जाकर देखो सभी रिश्तेदारों को देने की मिठाइयाँ और उपहार तैयार हैं या नहीं। हाँ हाँ माँ जी सब कुछ तैयार है, अलग अलग थैले बनाकर भी रख दिया। और मंजली बहू छोटी बहू का कमरा तो ठीक कर दिया है ना। अभी नहीं नहीं है तो ध्यान रखना किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो। जी माँ जी कहकर जया ने जेठानी सुधा की ओर देखा। जैसे कह रही हो देखा भाभी, अभी से हमें सोटी की साकरी पर लगा दिया। पुष्पा देवी नहीं नवेली सोटी बहू का वेरी से बोली, बहू तुम अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कुछ रस्में करनी है तो शाम हो जाएगी। कावेरी भारी भरकम कपड़े गहनों से लद्दी पीटी से उठी तो लहंगे में उलझ कर डगमगा गई। जड़ से पास खड़ी पुष्पा देवी ने उसे थाम लिया, नहीं तो शायद गिर पड़ती। लेकिन कावेरी की हालत देखकर उसकी दोनों जेठानियों की चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखा भाभी साई कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन चलने का ढब भी नहीं है। मुझे तो लगता है बिल्कुल लड़े देखते कब तक निभती हैं। इसके साथ कावेरी ने अपने कमरे में जाकर थोड़ी राहत की सांस ली और सर से पल्लू उतारकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके मायके से लाई कपड़ों की अटैची और सामान भी उसी कमरे में रखा था। कावेरी ने अटैची खोलकर एक साड़ी निकाली और कपड़े बदल लिए। अब उसे थोड़ा चैन मिल रहा था। शादी के सारे दिन रात की थकान के चलते तकिए पर सर रख दी, थोड़ी झपकी आ गई, पता ही नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए। बाहर सब नई बहू को पूछ रहे थे। पुष्पा देवी अपनी मंजली बहू से बोली, तुमसे कहा था ना सोटी को बुला ला, अभी तक आई क्यों नहीं। वो भोली सी शक्ल बनाते हुए जया बोली, माँ जी मैं तो गई थी बुलाने लेकिन देवरानी जी तो आराम से खराटे मारकर सो रही है। मंजली ने जानबूझकर थोड़ी तेज स्वर में कहा तो वहां बैठी औरत एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। पुष्पा देवी झेपते हुए मंजली को आंखें दिखाते हुए बोली, थक गई होगी थोड़ा जाओ और बुला लाओ। जया पैर पटकते हुए चल पड़ी कावेरी के कमरे की ओर। अरे ओ छोटी बहू रानी कावेरी हड़बड़ाते हुए उठी। हाँ जी भाभी सासू माँ नीचे बुला रही है, कुछ नेक सार करने जल्दी सुनो। कावेरी ने फटाफट मुंह धोया और बिंदी लाली ठीक करके मंजली के साथ नीचे चल पड़ी। आंखें तरते हुए पुष्पा जी ने देखा और फुसफुसाते हुए कावेरी से बोली, इतनी जल्दी शादी का जोड़ा भी बदल लिया, कम से कम पूछ तो लेती। चलो अब बैठ जाओ, पिड्डे पर सरगुत्ती की रस्म करनी है। औरतें गीत गाने लगी और कावेरी की रस्म करने लगी। छोटी भाभी तुम तो नौकरी पेशा हो, दोनों बड़ी भाभीियों ने तो छोटा नेक दिया था लेकिन तुमसे तो बड़ा नेक लूंगी, अपनी जेब ढीली कर लेना। हंसते हुए ननन बोली। कावेरी मुस्कुरा दी। 1 हफ्ते का समय रिश्तेदारों के आने जाने में ही बीत गया। कावेरी का व्यवहार मधुर था लेकिन उसका नौकरी पेशा होना दोनों जेठानियों को किसी भी तरह हजम नहीं हो रहा था।
हमेशा कावेरी की किसी ना किसी हरकत को बढ़ा सटाकर पूरे परिवार के सामने रखती रहती थी। अभी नई नई तो थी, काम करने को भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन उसके लिए खाना बनाना भी उन्हें बोझ लगता था। सर से पलू खिसकती, सास से कहती, माँ जी लगता है इस घर में ससुर जेठ से पर्दा भी हट गया। हमने तो कभी आपके सामने भी पल्ला नहीं उतारा। अब कावेरी की छुट्टियां भी खत्म हो गई और अगली सुबह उसने जल्दी उठकर रसोई में नाश्ते की तैयारी की और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। माँ जी, मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है कि मैं अब ऑफिस जाऊँ। बड़ी बहू सुधा भुनाते हुए बोली, रहने दे छोटी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पीछे से मैं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सारे दिन तो हम ही पीसती रहती है घर के कामों में। फिर भी कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी, मुझे पता है आपको घर पर बहुत काम करना पड़ता है। मैं भी जरूर आपकी मदद करती, लेकिन क्या करूं, नौकरी तो नहीं छोड़ सकती ना। सुधा और जया ने मुंह बिस्का दिया। पुष्पा देवी बोली, देखो छोटी बहू, नौकरी करती हो ये ठीक है, लेकिन घर की मान मर्यादा बनाए रखना अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी। और हाँ, मैं बहुओं के बीच भेदभाव नहीं करती, इसलिए शाम को आने के बाद रसोई की सफाई और बर्तन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सासू माँ की इस फरमान पर दोनों बड़ी बहुओं के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अब मजा आएगा, महारानी को बाहर के साथ साथ घर पर भी काम करना पड़ेगा। कावेरी ऑफिस चली गई। सुधा और जया ने कढ़ाई उड़ा कर देखा तो उसमें पोहे रखे थे। लो माँ जी, अब क्या हम सब नाश्ते में सिर्फ पोहा खाएंगे? हम तो रोज सब्जी, पराठे या कचौड़ी बनाते। पुष्पा देवी भी बहुत गुस्सा थी, लेकिन बहुओं के सामने नरम बनते हुए का शायद उसके मायके में हल्का नाश्ता करते होंगे। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। अभी और कुछ बना लो फटाफट। सुधा और जया फिर से नाश्ता बनाने में जुट गई। पुष्पा देवी समझ तो रही थी कि अब इस परिवार में थोड़ी बहु अनबन रोजाना होने वाली, लेकिन अब बेटे की पसंद को सभी करती दी है तो निभाना भी पड़ेगा और परिवार को बांधे भी रखना पड़ेगा। उधर शाम होने वाली थी और दोनों बड़ी बहुओं की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि वो कब अपनी नौकरी वाली देवरानी को सौ का बर्तन करते हुए देखे। उन्होंने शाम से एक भी झूठे बर्तन को हाथ नहीं लगाया। जितना बर्तनों का ढेर बढ़ता जा रहा था, उतनी उनकी खुशी भी बढ़ती जा रही थी। शाम को 6 बजे कावेरी ऑफिस से वापस आई तो उसके हाथों में एक पैकेट था जिसमें सबके लिए रबड़ी और कुल्फी थी। वो सबके हाथों में कुल्फी का कप पकड़ते हुए बोली, ये कुल्फी मेरे ऑफिस के सामने मिलती और बहुत स्वादिष्ट है। मैं अक्सर अपनी मम्मी के लिए लेकर जाती थी, तो सोचा आज आप सबके लिए भी ले चलो। आप सब खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। गर्मियों की शाम को हाथ में कुल्फी हो तो शायद ही कोई उसे खाए बिना रह पाता। वो सारी खुदक और कड़वाइट को एक तरफ रखकर सुधा और जया भी कुल्फी का लुत्फ उठाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करने की बारी आई तो कावेरी ने बड़े से टब में डिश वॉश घोला और फटाफट सारे बर्तन धो डाले। कावेरी के चेहरे पर तनाव ना देखकर सुधा और जया के चेहरे पर जरूर तनाव आ गया था, लेकिन बर्तन धोने का ये तरीका उन्होंने भी अपना लिया था। उम्र होने के कारण पुष्पा देवी के पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था। एक दिन कावेरी ऑफिस से आते हुए एक औरत को अपने साथ ले आई। उसे देखकर पुष्पा देवी ने पूछा, छोटी बहू ये कौन है? माँ जी, ये राधा हमारे ऑफिस में जो मालिक काका है या उनकी बेटी। ये बहुत अच्छी मालिश करती है। आपके पैरों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैं इसे घर दिखाने के लिए ले आई। कल से ये रोजाना आकर आपके पैरों की मालिश कर दिया करेगी। बेचारी बहुत गरीब है और कुछ काम भी ढूंढ रही है। पुष्पा देवी थोड़ा किनारे ले जाते हुए कावेरी से बोली, बहू क्यों फालतू का खर्चा बढ़ा रही हो? सुधा और जया ही मेरे पैरों में तेल लगा देती है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि कहीं तुम्हें मेरे पैर ना दबाने पड़ जाए? नहीं नहीं माँ जी, माँ के पैरों में तो जन्नत होती है। पुष्पा देवी के पैरों को हाथ लगाते हुए कावेरी बोली, लेकिन माँ जी ये सच में ये बहुत अच्छी मालिश करती हैं। अगले दिन सुबह ही राधा मालिश करने के लिए आ पहुंची और रगड़ रगड़ कर तेल लगाने लगी। पुष्पा देवी को बहुत आराम मिल रहा था।
साथ ही साथ सुधा और जया भी खुश थी कि घर के कामों के बाद उन्हें सासू माँ के पैर भी नहीं दबाने पड़ेंगे। मालिश के बाद राधा ने झाड़ू उठा ली और घर की साफ सफाई में लग गई। कावेरी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। पुष्पा देवी ने पूछा, छोटी बहू क्या ये झाड़ू पोछा भी करेगी? माँ जी, मैं ऑफिस चली जाती और भाभी को सारा दिन काम करना पड़ता है, क्यों ना हम राधा से सफाई भी करवा ले, बेचारी भाभीियों की थोड़ी मदद हो जाएगी और काम की भी जल्दी हो जाया करेगी। वो तो ठीक है बहू, लेकिन ये तो हर महीने तनख्वाह भी तो लेगी। माँ जी, वो तो मैं बात कर लूंगी, आखिर ऐसी कमाई का क्या फायदा जो अपने परिवार के काम ना आए। सुधा और जया तो निहाल हो गई। देवरानी के इस प्रयास से मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। अगले दिन जब कावेरी ऑफिस से आकर रसोई में गई तो जया बोली, छोटी तू थक गई होगी, जा थोड़ी देर बैठ जा, रसोई में साफ कर लूंगी। अरे नहीं भाभी, मुझे भी कुछ करने दिया करो, नहीं तो मेरी आदत खराब हो जाएगी, कावेरी ने हंसते हुए कहा। यूं ही हंसी खुशी अब उनका वक्त बीतता था। कावेरी रसोई में हाथ बटाते हुए अपनी जेठानियों को बहुत से किस्से सुनाया करती थी, कभी अपने कॉलेज के तो कभी ऑफिस के। वो भी मजे ले लेकर कावेरी की बातें सुनते। अब जहाँ पहले सुधा और जया के मन में कावेरी के लिए हमेशा खुदक रहती थी, उसकी जगह उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने की ललक रोने लगी थी। पुष्पा जी भी अपने तीनों बहुओं का तालमेल देखकर फूली नहीं समाती थी। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करती कि उनके घर में ऐसी सुघड़ बहुएं आई है जो हमेशा उनकी तरह रिश्तों को अहमियत देगी और परिवार को बांधे।